नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इसके पहले आज हम आधुनिक भारत के विषय में बात करने जा रहे हैं। आधुनिक विषय आज हमारा विषय रहेगा आधुनिक भारत। इसमें हम खेड़ा आंदोलन तक पढ़ चुके थे। इसके आगे होम रूल लीग की स्थापना के बारे में बात करेंगे। इसके बाद काला कानून, बिना अपील बिना दलील वाला या रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर जलियांवाला बाग के बारे में बात करेंगे। इतना हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। होम रूल, होम का मतलब होता है घर या खुद का, और रूल का मतलब होता है नियम या शासन। तो जहाँ पे होम रूल शब्द का इसका मतलब क्या होता है? स्वशासन, ठीक। और होम रूल लीग शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अब होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना तो 1916 में हो गई, लेकिन इसमें दो लोगों को नियुक्त किया गया। पहले जैसे कि भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और इनका मुख्यालय कहाँ था? इन्होंने अपना मुख्यालय महाराष्ट्र में बनाया। और इन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को किया, ठीक। और इनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, एमपी और एक दो राज्यों में था। अब अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट, ठीक है, इनको जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मद्रास या अड्यार में इन्होंने अपना मुख्यालय रखा, ठीक। मतलब एक जो मुख्यालय बनाया ये मद्रास में ही एक जगह है अड्यार, वहाँ पे अपना मुख्यालय बनाया। और इसका कार्य क्षेत्र क्या था? जितनी जगह पे बाल गंगाधर तिलक कार्यरत थे उन जगहों को छोड़ के पूरे भारत में इनका कार्य क्षेत्र था। और इन्होंने स्थापना 15 सितंबर 1916 को की। इतना सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा भी गया है एक दो क्वेश्चन, कि तिलक ने अपनी विचारधारा जो है, अब इतना बड़ा मान लीजिए संचालन कर रहे हैं तो अपनी विचारधाराओं को भी किसी न किसी माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो इन्होंने अपनी विचारधारा, इनके दो पत्रिकाएं थी, एक मराठा और दूसरी थी केसरी। एक थी मराठा, दूसरी थी केसरी। लेकिन था क्या कि जो मराठा पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में थी और जो केसरी थी वो मराठी भाषा में थी। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा कि मराठा पत्रिका को मराठी भाषा में, नहीं, मराठा अंग्रेजी भाषा में थी, केसरी मराठी भाषा में थी। जबकि पर एनी बेसेंट ने अपनी विचारधारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में प्रस्तुत किया। किसमें? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में प्रस्तुत किया। बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्या नारा था? कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अच्छा, ये एनी बेसेंट जो थी, ठीक है, एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की ही महिला थी। मतलब ये आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। तो आयरलैंड से ही ये शब्द भी लिया गया होम रूल, ठीक। तो इसका एक दूसरे से कनेक्शन है, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक। तो इतनी बात है। इसके बाद जो टाइम्स पत्रिका के संपादक, कई बार पेपर में पूछा गया है कि टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे। तो टाइम्स पत्रिका के संपादक हमारे वैलेंटाइन चिरोल थे, या इसी जगह चिरोल की जगह कई जगह सिरोल भी मिलता है, तो सिरोल थे। इसी के बाद सन 1919 की बात करते हैं। तो एक कानून आता है जिसे कहते हैं काला कानून या रॉलेट एक्ट, या फिर बोलते हैं बिना अपील बिना दलील बिना वकील वाला कानून। तो इसमें हुआ ये कि किसी भी क्रांतिकारी को जिस पे अंग्रेजों को शक होता था या जो विद्रोह की स्थिति पैदा करता था, तो जिसके ऊपर डाउट होता था, तो बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, उसको कितने भी लंबे समय तक उठा के जेल में बंद कर सकते थे। ये था रॉलेट एक्ट, जिसका बहुत ही जोरों के साथ अपने भारत में विद्रोह हुआ। अच्छा, ये आया कैसे? तो 1917 में
एक न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, और इन्होंने एक कमेटी बैठाई थी जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। तो अगर पूछा जाए रॉलेट एक्ट किस कमेटी के कहने पर आया, तो ये सेडिशन कमेटी के कहने पर आया। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें इसका विरोध अलग अलग जगहों पर हुआ। तो अलग अलग जगहों पे कैसे हुआ, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। रॉलेट एक्ट संचालन करता, ठीक, दिल्ली में इसका विद्रोह स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, क्लियर। पंजाब में इसका विद्रोह सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल जो थे, इन्होंने इसका विद्रोह किया। लेकिन जो पंजाब का विद्रोह था ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रूप से हुआ, जिसमें 297 लोगों की मृत्यु भी हो गई और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, ये जो 297 लोगों की मृत्यु हुई, इसके पीछे जो है गांधी जी को ठहराया जाता है किसी कारणवश, जबकि पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक, अगर उसको मूलतः पढ़ा जाए तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में सभी लोग गए। सभी लोग कहाँ गए? जलियांवाले बाग में गए। तो जलियांवाले बाग में सभी लोग जब पहुँचे तो अब आगे होता क्या है इसके विषय में बात करते हैं। तो सभी लोग कहाँ पहुँचे? अब जलियांवाले बाग में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। इस दिन ये हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल। दिन था वैसाखी का। दिन कौन सा था? वैसाखी का दिन था। समय 4:30 बजे थे शाम के। और जो अंग्रेज़ थे इनका लक्ष्य एक ही था कि एकता को ये कभी आपस में नहीं होने देते थे, मतलब कि आपस में कोई यूनिटी ना बनाने पाए। यूनिटी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ सब लोग खड़े हो सकते हैं। और 1857 की क्रांति से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इस वजह से कभी यूनिटी बनाने ही नहीं देते थे। तो यूनिटी को भंग करने के लिए एक थे माइकल ओ डायर, तो इन्होंने आदेश दिया था। तो जब माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था, ये जनरल है ना, और उसके बाद एक थे REH डायर, है ना। तो REH डायर ने गोलियां चलाई थी। आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने। गोलियां किसने चलाई थी? तो REH डायर ने। REH डायर तुम्हारे ब्रिगेडियर थे उस समय के, ठीक, इन्होंने गोलियां चलाई थी। तो जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो इसमें तहकीकात कमेटी भारत की तरफ से बैठा ली गई। भारतीयों द्वारा कौन सी कमेटी? तहकीकात कमेटी। जबकि अंग्रेजों ने यहाँ पे हंटर कमेटी बैठाई। जब भारतीयों में जो तहकीकात कमेटी बैठाई गई, इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित मदन मोहन मालवीय जी। जबकि वह जो अंग्रेज थे, इनकी तरफ से जो बैठाई गई कमेटी, इसमें 8 सदस्यीय टीम बैठा ली गई, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो तहकीकात कमेटी जब मदन मोहन मालवीय द्वारा इसमें जब इसकी तहकीकात की गई, इस विषय में पूरी निचोड़ निकाला गया, तो इन्होंने बताया कि 1000 लोग शहीद हुए। मृत्यु नहीं हुई थी इनकी, ये शहीद हुए थे। तो 1000 लोग शहीद हुए और 3000 लोग घायल हुए। जबकि पर हंटर कमेटी का कहना था कि 379 लोग शहीद हुए, जबकि पर 1200 लोग केवल घायल हुए। तो ये बात थी। यहीं से क्या होता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है, इतनी बातें हो जाती हैं। इसी घटना के बाद 1919 जलियांवाले बाग की हत्याकांड की घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सर या नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किस वक्त वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वापस की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सी उपाधि? सर या नाइटहुड की उपाधि। दूसरा है शंकर नायर ने वायसराय परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था। वायसराय परिषद की पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी चीज, और ये जलियांवाला बाग हुआ इस तरह से था कि जलियांवाले बाग की गद्दारी एक था हंसराज नाम का व्यक्ति। ये हंसराज नाम का व्यक्ति था, इसने जाके अंग्रेजों को बताया कि जलियांवाले बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में सभी लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे। और इन भारतीय थे जो कि
भारतीयों का ही गला काटने पे तुले होते थे। आज भी यही चीज़ है, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, मज़ा कोई तीसरा ले जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज तो पढ़े लिखे हैं। अगर आज नहीं समझेंगे तो फिर से पुरानी गुलामी की तरफ फिर से किसी ना किसी देश के गुलाम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, इसको सही तरीके से समझें, ना कि राजनीतिक स्तर पर समझें किसी भी चीज़ को, क्योंकि कोई किसी का नहीं है और सब अपने हैं। ठीक। तो जलियांवाले बाग में गद्दारी हंसराज ने की थी और पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? गांधी जी के ऊपर आया था, क्योंकि जितने लोग मारे गए थे। तभी एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा। पूछा जाता है कि गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा? तो एनी बेसेंट ने कहा। चौथा ये था कि भाई REH डायर जो था, अब यहाँ से इसका विरोध हुआ, इसको सज़ा देने की मांग की गई, फांसी वांसी देने की बात की गई, लेकिन अंग्रेजों ने इसको फांसी नहीं दी, बल्कि इसको इसके पद से जो है बहिष्कृत कर दिया। लेकिन समझो, ब्रिटेन के लिए तो अच्छा काम किया ना इसने, अपने लिए खराब किया था भारतीयों के लिए। तो ब्रिटेन के लिए तो बहुत अच्छा काम था कि यूनिटी को नहीं बनने दिया, दोबारा दंगा को बचा लिया होने से। तो इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, मान की तलवार, ये 3 उपाधियां दी गई। समझो इसको कितनी बढ़िया बढ़िया उपाधियां दी गई, जो हमारे देश का देशद्रोही था। और अगर हम बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय, जो भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, तो BHU की स्थापना भी किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, और 1916 में होम रूल लीग के टाइम पे ही की थी। ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं 1919 को घटना से द्रवित होकर, मतलब ऊधम सिंह एक व्यक्ति थे, इनको बहुत बुरा मतलब लगा और बहुत सदमा टाइप का पहुंचा। इतना बड़ा हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड देख के इनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि कितने ही बेगुनाह निहत्थे लोग मारे गए। तो ऊधम सिंह, 1919 की घटना थी, 21 साल बाद बंदा कहाँ गया? 1940 में लंदन के कैक्सन हॉल में माइकल ओ डायर जिसने आदेश दिया था, गोली मार दी और वहीं पे इनका राम नाम सत्य कर दिया। समझो कि क्या देशभक्ति थी। 21 साल तक जुनून था कि कितना बड़ा मतलब सदमा पहुंचा होगा, समझो इस चीज़ को। आज हम लोग यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं, तब कहाँ? तब तो इतना बड़ा संसाधन भी नहीं होता था। आज तो इतने बड़े बड़े संसाधन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तब क्या होता था? तब तो अपनी बात भी नहीं बोल सकते थे, बोलने तक स्वतंत्रता नहीं थी। आज तो हमें बोलने की स्वतंत्रता मिलती है, हमारा आर्टिकल हमें देता है, हमारा संविधान हमें इस चीज़ को देता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है ना। तो इस चीज़ का यूज करें, सही दिशा में यूज करें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ रही होगी। अगला वीडियो हम फिर से लाएंगे एकदम आकर्षक तरीके से। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य जो भी कंपटीशन की तैयारियां हो मतलब पेपर होने वाले हैं, उनकी तैयारी होते रहें, क्योंकि लॉकडाउन में कोई कोचिंग खुलने वाली नहीं है। तो इसी में इस तरीके से तैयारी हम भी करते रहेंगे और आपकी भी करवाते रहेंगे। तो तैयारी करते रहें, लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, शिक्षा संगम से हमारे। और जो भी समस्याएं हों उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। सुपर टेट आगामी हमारा जो है टारगेट है, तो नेक्स्ट जो भी सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी, फॉर्म आएंगे, उसका ये पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट किया जाएगा। और सुपर टेट के सिलेबस में अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस समाहित है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।